हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग 2016 का NSEA का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस PYQ सीरीज से आप लोग बेनिफिट उठा रहे होंगे। 2023 से अपन ने सारे पेपर कर दिए हैं, पीछे की साइड जा रहे हैं अपन लोग। 2016 का पेपर मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पूरा एस्ट्रो का फ्लेवर आपको समझ में आ जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन एस्ट्रो में पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आप ग्रेविटेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स लगा के। कुछ क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन बेस्ड आते हैं वो आप लोग याद रख लें तो बेटर है, ठीक है ना। नहीं तो इंफॉर्मेटिव वाले क्वेश्चंस ऐसा मान के चलिए, अगर कोई बहुत ही टफ आ गया तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है आप छोड़ के आने पड़े आपको। तो इस माइंडसेट से जाइए अगर एस्ट्रो आपने नहीं पढ़ी है तो, ठीक है ना। बाकी अगर एस्ट्रो पढ़ रखी है तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो एस्ट्रो का पेपर एक बार देखते हैं हम लोग 2016 में कैसा आया था। देखिए, two identical star with a mass m orbit around their center of mass in a circular orbit. If the radius of the orbit is r and the star are always diametrically opposite, consider the following statement. अब ये बाइनरी स्टार सिस्टम हमें दे रखा है, बाइनरी स्टार सिस्टम हमें दे रखा है। एक मास m है, दूसरा मास भी m है। इनके अब रेडियस दे रखी है ऑर्बिट की r, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो घूमेंगे। तो रेडियस r हो गई, तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो 2r के बराबर हो गई। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा एक मास के ऊपर, वो फोर्स होगा हमारे पास G m1 m2, दोनों मास सेम है, अपॉन दूरी हमारे पास हो जाएगी 2r का होल स्क्वायर, दैट इज Gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, द बाइंडिंग फोर्स इज इक्वल टू Gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। परफेक्ट ऑप्शन है। तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, परफेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात इसमें नहीं है। इफ द स्टार्स आर हैवियर एंड क्लोजर देयर ऑर्बिटल स्पीड, ये बात भी देखो ठीक है, ये भी दोनों ठीक है। आपको पता है कि ऑर्बिटल स्पीड जो होती है 1/√r के प्रोपोर्शनल होती है, दैट मींस r यदि कम होगा दैट मींस स्पीड बढ़ेगी। तो उसने यही बोला है कि अगर क्लोजर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो mv स्क्वायर के बराबर करेंगे आप तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। द पीरियड ऑफ ऑर्बिट इज t इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ, नहीं ये गलत हो जाएगा। पीरियड आप निकाल सकते हैं यहां से, आपके पास फोर्स आ गई, फोर्स को आप m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू r के बराबर कर देंगे। तो यहां से आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड जो आ जाएगा दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 पाई स्क्वायर, एक m से एक m काट दिया अपन ने, यहां हो जाएगा r क्यूब अपॉन gm। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा दैट इज 4 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gm। तो यहां पे इन्होंने दिया है 4 पाई नहीं लगाया, दैट मींस ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू स्टार टू द इंफिनिटी, अब इंफिनिटी तक पहुंचाना है अपने को, दैट मींस टोटल एनर्जी उसकी जीरो करनी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी जीरो कर लेते हैं। देखिए आप इधर इस समय एनर्जी कितनी है उसकी, आप समझिए, अगर इसकी टोटल एनर्जी अभी निकालें हम लोग तो -Gm अपॉन दूरी कितनी है 2r, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ mv स्क्वायर इंटू 2। अब ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी इसकी, देखिए ऑर्बिटल स्पीड अगर आप निकालेंगे इसको mv स्क्वायर बाई r के बराबर कर दीजिए फोर्स को, तो Gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ये फोर्स हो गई, इसको आप mv स्क्वायर बाई r के बराबर करेंगे तो एक r से एक r कट गया, और ये हमारे पास ये कट गया, एक m से एक m कट गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास Gm अपॉन 4r स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां पे जस्ट पुट कर दीजिए, तो Gm स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस यहां पे पुट करिए अपन ने v स्क्वायर की वैल्यू Gm अपॉन 4r, तो Gm अपॉन 4r तो ये हो जाएगा Gm, एक और m है, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4r, 2 से 2 कट गया है अपने पास, तो ये आ गया, इसको ऐड करेंगे आप लोग तो ये माइनस Gm अपॉन 4r। ये आ गई बच्चे टोटल एनर्जी इस ऑर्बिट में। तो अगर टोटल एनर्जी को हमें जीरो करना है इन्फिनिटी पे पहुंचाने के लिए, मिनिमम एनर्जी कितनी दी जाए कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी रखी है हमने, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ले ली, तो टोटल एनर्जी जीरो करने के लिए अगर इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में हम लोग दे देंगे तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी।
तो आंसर क्या आ जाएगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू स्टार टू द इंफिनिटी इज gm²/4r। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दैट मींस फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, दैट मींस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है पूरा प्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज हमारे पास, इनसेट सीरीज जो है ऑफ अ सैटेलाइट आर लॉन्च्ड बाय द इंडिया फॉर टेलीकम्युनिकेशन। सच सैटेलाइट्स अपीयर स्टेशनरी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्काई। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। वैसे भी हमारे पास इंडियन नेशनल सैटेलाइट हमारे पास सीरीज जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सीरीज है, आप याद भी रखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में इसने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। द सैटेलाइट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस द ग्रेविटेशनल, बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इस पे हमेशा लगेगी। द सैटेलाइट डज नॉट नीड एनी फ्यूल फॉर इट्स मोशन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कोई फ्यूल नहीं चाहिए, ग्रेविटेशन, म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन से ही चल रहा होगा हमारे पास। अगर ये हमारे पास अर्थ है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको मिल जाएगा और वो घूमती रहती है। द सैटेलाइट डज नॉट एक्सपीरियंस नेट फोर्स, ये तो गलत हो गया, नेट फोर्स लग रही होगी अर्थ की तरफ। सच सैटेलाइट्स हैव टू बी पोजीशनड वर्टिकली अबव द इक्वेटर, ये बात बिल्कुल सही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इक्वेटर के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो स्टेशनरी नहीं रहेगी, उस पर नेट फोर्स किसी एंगल पर आ जाएगी नहीं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दैट मींस बी ऑप्शन। क्लियर है क्या? देखो ग्रेविटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अ स्टार कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्फेरिकल बॉल ऑफ अ हॉट गैस ऑफ अ रेडियस आर। इनसाइड द स्टार द डेंसिटी ऑफ द गैस इज रो आर। तो क्या क्या चीजें दे रखी है उसने? स्टार कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉसिबल स्फीयर दे रखा है, बॉल ऑफ रेडियस आर, इनसाइड द स्फीयर डेंसिटी दे रखी है एट अ रेडियस आर। तो रो आर जो है वो डेंसिटी एट अ रेडियस आर एंड द मास ऑफ द गैस विद इन दिस रीजन इज एम आर। अच्छा इसने दिखा भी रखा है, ठीक है ना। द करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ द मास विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस इज, ओके, तो करेक्ट वेरिएशन ऑफ द मास चाहिए उसे। तो लेट से आर दूरी पर अपन ने डी आर का एलिमेंट ले लिया, लेट से, तो हमसे अगर यहां का मास निकलवाया जाएगा, बहुत छोटा सा अपने एलिमेंट ले लिया, ये यहां पर अपन ने ये जो एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट के लिए बात करेंगे हम, जो इसका मास हो जाएगा छोटू सा मास dm, दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी यहाँ की, आर दूरी पर डेंसिटी ऑलमोस्ट मैं रो आर मान लूँ, बहुत छोटा सा अगर हमने डी आर लिया है यहाँ पर तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4πr² इंटू डी आर। ये जो वॉल्यूम है मेरे पास ये शेडेड रीजन का, ये हो जाएगा 4πr² इंटू डी आर। तो यहां से आप देख सकते हैं dm/dr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज रो आर इंटू 4πr²। दैट मींस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लीजिए इसको एक बार, सिंपल है, सिंपल फंडा है। ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशन भी कुछ नहीं है, इसमें एलिमेंट का लेना आना चाहिए। अब एलिमेंट लेने की प्रैक्टिस आपने बहुत कर रखी है, सेंटर ऑफ मास में, रोटेशनल में, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो एलिमेंटल का सीधे सीधे पूछा था इसने, आगे नंबर, कोई खास बात नहीं है। स्टार मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको एस्ट्रो के नाम पे पूछ लिया जो आप नहीं कर पा रहे, प्योर एस्ट्रोलॉजी लग रही है उसमें, ऐसा नहीं है। आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन कर पा रहे हो। A star in its prime age is said to be under equilibrium due to the gravitational pull and outward radiation pressure. Consider the shell of the thickness dr as in the figure of question. अच्छा देखो ये हमारे पास जो है ना सीरीज ऑफ द क्वेश्चन, ये हमारे पास सब पैराग्राफ है, ठीक है ना, एक से एक लिंक्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो इस ग्राफ में वो, इस डायग्राम में हमसे कह रहा है कि यहां पर जो प्रेशर P लग रहा है, इफ द प्रेशर ऑन दिस शेल इज dP, देन द करेक्ट इक्वेशन इज, लेट्स से मानिए मैं R दूरी पे गया, प्रेशर है मेरे पास P, और यहां से dr दूरी आगे गया तो प्रेशर है मेरे पास P + dP। तो ये हमारे पास
जो मास है यहां से हम निकाल सकते हैं डीपी प्रेशर यहां पर कितना लग रहा होगा। अब कैसे निकालेंगे इसको, आप समझिए उसने यहां पे हमें दिया है इक्विलिब्रियम में है ये, और ग्रेविटेशनल पुल ही आउटवर्ड प्रेशर के बराबर है। जो रेडिएशन प्रेशर है वो ग्रेविटेशनल पुल के बराबर होगा। अब यहां पे आप ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी लिख सकते हैं gm/r² इंटू मास कर देंगे, इंटेंसिटी इंटू मास, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी। तो आप देखिए जो हमारे पास फोर्स होगी दैट इज P इंटू एरिया माइनस P इंटू P प्लस dP इंटू एरिया इज इक्वल्स टू जो हमारे पास फोर्स आ रही होगी दैट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी G(m(r)/r², ठीक है ना। ये हो गया ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इंटू मास कर दूं अगर मैं ये वाला, तो इस पर नेट फोर्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास मास हो जाएगा ρr इंटू 4πr²dr, जो भी पिछले क्वेश्चन में लिखा है अपन ने मास, दैट इज दिस। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास। अच्छा एरिया कितना होगा, प्रेशर जिस पे लग रहा है वो ऑलमोस्ट 4πr² होगा। तो देखो 4πr² से 4πr² कट गया पूरा, ये एरिया सेम ही रहेगा। यहां पे भी देखो P से P कट गया, यहां पे बचा माइनस dP इज इक्वल्स टू G(m(r)/r² इंटू dr। तो ये अपने पास माइनस, या फिर हम लिख दें dP/dr जो आया है माइनस G(m(r)/r², जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है ना, सिंपल है क्वेश्चन। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो फिजिक्स की नॉलेज से ही आप एस्ट्रो के मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी खास बात नहीं है इसमें। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब स्मॉल जी की वैल्यू किसी पोजीशन पर इनटू मास कर देंगे, दैट मींस नेट फोर्स आ गई। ओके, इन एस्ट्रोनॉमी ऑर्डर टू द मैग्नीट्यूड एस्टिमेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। द डेरिवेटिव dP/dr कैन बी टेकन एज डेल्टा P/डेल्टा r। Consider the star has a radius r. Pressure at its center is Pc. Okay. सेंटर पर प्रेशर दे रखा है इसने Pc, एंड प्रेशर एट द आउटर मोस्ट लेयर इज 0। आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेशर है 0। इफ द एवरेज मास इज m0/2 एंड एवरेज रेडियस इज r0/2, देन द एक्सप्रेशन फॉर Pc इज। देखो ये सारे क्वेश्चन लिंक्ड हैं, तो पिछले क्वेश्चन से उसने बता दिया क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक लिंक्ड है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आपको dP की वैल्यू हमने पीछे फॉर्मूला निकाल लिया है कि dP/dr इज इक्वल टू माइनस G(m(r)/r²। एक बार देख लेते हैं, माइनस G(m(r)/r, हाँ। अब ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। अब हमसे प्रेशर पूछ रहा है सेंटर पर, तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली। देख लो dP रख लो एक तरफ, ये हो जाएगा माइनस G(m(r)/r² इंटू dr। अच्छा इसको है ना अपने को एक काम करते हैं, डेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं पूरा। अगर अंदर से लेके बाहर तक हम लोग वेरी कर रहे हैं तो मास तो बदल रहा होगा, तो डेंसिटी के टर्म्स में अगर लिख लेंगे तो ये हमारे पास dP जो हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ G(m(r) को लिख सकता हूं मैं ρr इंटू 4/3πr³ इंटू ρr/r²dr। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। अब उसने बोला है कि जब r 0 है मतलब सेंटर पर प्रेशर है Pc, और जब हम आउटर पहुंच जाएंगे, सॉरी आउटर मतलब लेट से r पे पहुंच जाएंगे, तब हमारे पास प्रेशर हो जाएगा 0। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा माइनस Pc, यहां है माइनस G, ये हो जाएगा ρr² इंटू 4/3π। अच्छा इंटीग्रेट करने के लिए यार ये r भी तो है, यहां से देखो एक r ये अंदर आ जाएगा, एक सेकेंड। यहां पर जो हमारे पास r³ जब हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चे इस पूरे को, ऐसे नहीं करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे यहां पे r³/r² था, तो एक r बचेगा, तो ये इंटीग्रेशन में पूरा जाएगा 0 से लेके कैपिटल R तक।
तो बाकी सारी चीजें बाहर आ गई जो कांस्टेंट है, तो ये रो आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई हो गया, यहां पे बचा आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दी तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। ये आ गया हमारे पास प्रेशर, माइनस से माइनस हटा दो। ठीक है, अब देखिए इसने क्या आंसर दे रखा है। ओके, आंसर है हमारे पास एम नॉट बाई 2, एवरेज मास और एवरेज रेडियस के टर्म्स में। तो एम नॉट और आर नॉट के टर्म्स में ऑप्शन दे रखे हैं इसने। तो बस सिंपली आप एक काम करिए, अगर इसका एवरेज डेंसिटी आप निकाल लेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर नॉट बाई 2 का क्यूब। ठीक है, यहां से रो आर निकाल लीजिए और यहां पे पुट कर दीजिए डेंसिटी। तो डेंसिटी यहां पे पुट कर देंगे, आर की वैल्यू आर नॉट बाई 2 ले लें, एवरेज यहां पे आर नॉट बाई 2 ले लें, तो आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ये भी सिंपल मैनिपुलेशन है, यहां से यहां वैल्यू पुट करनी है, ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर निकालना है। तो अब रो आर की वैल्यू उसने जो एवरेज मास और एवरेज रेडियस दे रखी है उसके हिसाब से हमने मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया सिंपली। तो यहां पे रो आर पुट कर देंगे आप, तो वो एम नॉट और आर नॉट के टर्म्स में ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां तक कोई कैलकुलेशन नहीं है, मतलब सिर्फ हमें वेरिएबल्स में ही खेलना है। अब यहां पर उसने वैल्यूज दे दी कि साहब एम नॉट और आर नॉट की वैल्यू। अब देखो पीछे का आंसर क्या था, पीछे का आंसर था पीसी इज इक्वल टू 3/2 जी एम नॉट। पीसी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 जी एम नॉट स्क्वायर अपॉन पाई आर नॉट की पावर 4। देख लें एक बार, जी एम नॉट स्क्वायर अपॉन पाई आर नॉट की पावर 4, ये पीसी आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद। अब उसने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ द सन, उसने हमें एम नॉट आर नॉट सब दे दिया, और उसने कहा द प्रेशर एट द सेंटर। अब ये सेंटर का ही फॉर्मूला है, यहां पर निकाल लीजिए सेंटर। तो ये आपके पास वैल्यूज पुट करनी है, यहां पे सिंपली सारी वैल्यूज गिवन है। ये आपको टेंशन नहीं लेनी है इसकी कि सर कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि आपको कैलकुलेटर लेके जाना है वहां पर। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है तो आप लेके जाएंगे। तो 10 टू द पावर 30 का स्क्वायर अपॉन 2 रख दिया अपन ने पाई, फिर आर नॉट की वैल्यू भी गिवन है 7 इंटू 10 टू द पावर 5, इसकी पावर 4 करेंगे तो ये ऑब्वियसली आपको कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करना है, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए परेशान नहीं होना है, पिछले वाले क्वेश्चन से ही लिंक्ड क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज्यूमिंग दैट द गैस इनसाइड द सन बिहेव्स वेरी मच लाइक द परफेक्ट गैस, द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज नियरली। अब सेंटर ऑफ सन पर निकालना है अपने को टेम्परेचर। तो उसने कहा आइडियल गैस मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको आरटी की जगह पे नंबर डेंसिटी की बात कर रहा है वो, तो हम इसको पीवी इक्वल टू एन के टी लिख सकते हैं। और अच्छा अगर हम वॉल्यूम को भी इधर लिख लें तो ये हो जाएगा नंबर डेंसिटी। ठीक है ना, अब वो सेंटर पे बात कर रहा है, आपके पास प्रेशर आ चुका है सेंटर पर, नंबर डेंसिटी के बारे में बात करी है उसने, तो ये है 2 रो बाई एम एच। के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर जो कि निकालना है, और प्रेशर है प्रेशर एट द सेंटर। अब प्रेशर एट द सेंटर आप निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, जो कि ये 5 इंटू 10 टू पावर 14, और यहां पर आप देखेंगे ये है 2 रो एम एच के बी। अब के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू याद रहती है आपको, एम एच मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू भी आपको दे रखी है, रो नहीं दे रखा है, डेंसिटी अगेन, मतलब इन्होंने इस रो के बारे में कुछ कमेंट भी नहीं किया है। ठीक है ना, रो के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया, दैट मीन्स ये पिछले क्वेश्चन, क्योंकि सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस चल रही है तो यहां पर ये सब लिंक्ड होंगे, तो यहां से आपको रो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको पिछले क्वेश्चन में जो डेटास दे रखा है वहां से रो की वैल्यूज आप निकाल के यहां पे आप पुट कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है ना, तो रो के बारे में इन्होंने कमेंट नहीं किया है, तो पिछले क्वेश्चन से लिंक करके अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहां से बाकी सारी चीज हमारे पास गिवन है, तो टेम्परेचर निकल आएगा। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप समझो जितने एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, जितने फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो आपसे सही होने चाहिए, वो आपका सिलेक्शन कराएंगे। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव बेस्ड है, प्योर एस्ट्रो का है, कुछ यूनिवर्स के
कुछ एक पर्टिकुलर कॉमेट के बारे में कुछ बात कर ली आपसे, तो हो सकता है आप नहीं कर पाए, दैट्स ओके। वो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे जिन्होंने एस्ट्रो नहीं पढ़ी, ठीक है ना। बाकी आपसे क्वेश्चन होने चाहिए जो फिजिक्स से सॉल्व हो सकते हैं, और मैक्सिमम आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन हमने ऐसे करे अभी तक कोई भी ऐसा एस्ट्रो का नहीं आया जिसके नाम से बच्चा सोचता है कि यार एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ी नहीं है, कैसे क्वेश्चन होगा। तो मैं इस सीरीज के मदद से आपको यही दिखा रहा हूं कि आप फिजिक्स और मैथ्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगेन यहां पे देखते हैं, एट द अर्थ इक्वेटर अ सैटेलाइट इज ऑब्जर्व पासिंग डायरेक्टली ओवरहेड मूविंग वेस्ट टू ईस्ट इन द स्काई एग्जैक्टली 12 आवर्स लेटर a satellite is again observed directly overhead। अच्छा 12 घंटे बाद वापस से सैटेलाइट उसे दिख रही है। द एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट, अच्छा एक चीज देखिए आप, अर्थ भी हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, अर्थ भी ऐसे ही घूम रही है, और सैटेलाइट भी ऐसे ही जा रही है, सैटेलाइट भी ऐसे ही जाती हुई दिख रही है। दैट मीन्स यहां पे जो 12 घंटे हैं वो रिलेटिवली लग रहे हैं इसको, मतलब जितनी देर में वो घूम के आई होगी उतनी देर में अर्थ भी घूम गई होगी, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में 12 घंटे लग रहे हैं उसको जब वो ओवरहेड आई है उसको। तो हम यहां पर रिलेटिव ओमेगा की कुछ बात कर सकते हैं। तो यहां से बोल सकता हूं जो टाइम पीरियड उसने 12 घंटे दे रखा है वो रिलेटिव ओमेगा का होगा। लेट से सैटेलाइट के लिए हम लोग ले लेते हैं, सैटेलाइट 12 घंटे में क्रॉस करके जा रही है, इसका मतलब सैटेलाइट का ओमेगा ज्यादा है, तो ओमेगा एस अर्थ का माइनस ओमेगा कर दिया, तो ये 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड जो रिलेटिव है 12 आर, ये आएगा। अब सैटेलाइट का यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं हम लोग, तो सैटेलाइट का ओमेगा हो जाएगा ओमेगा ऑफ अर्थ दैट इज 2 पाई बाई 24 आवर्स प्लस 2 पाई बाई 12 आवर्स जो कि रिलेटिव टाइम दे रखा था। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बाई 24, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 पाई बाई 24 दैट इज पाई बाई 4 रेडियन पर आवर। ये ओमेगा हो जाएगा सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो निकाल सकते हैं आप लोग, तो इसको 2 पाई बाई सैटेलाइट का टाइम पीरियड अगर निकालेंगे तो पाई बाई 4 रेडियन पर आवर है, तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड एक्चुअल में 8 आवर्स है। क्या पूछा था इसने, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड निकालते हैं अभी। ये समझिए जो 12 आवर्स दे रखा था उसने कि ओवरहेड मैंने देखी सैटेलाइट, फिर 12 घंटे बाद दोबारा दिखी, तो मेरे रिलेटिव है क्योंकि मैं भी अर्थ में घूम रहा हूं साथ साथ, तो एग्जैक्टली उसका जो टाइम पीरियड है वो 8 घंटा है, ठीक है ना। 8 घंटे में एक वो कंप्लीट रोटेशन ले लेती है सैटेलाइट। अच्छा अब यहां से क्या निकालना है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम द सरफेस निकालनी है उसकी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अपन इसको अगर मान लें, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं वैसे तो 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम, टाइम पीरियड का ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, कैपलर्स में भी पढ़ा हुआ है। इसको 8 आर के बराबर कर दें, मतलब 8 आर मतलब मिनट इंटू सेकेंड, क्योंकि अपने को मीटर में निकालना है तो सब कुछ ऐसा यूनिट में रखेंगे। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ याद रखना आपको 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है हमारे पास, तो यहां से सिंपली आर निकाल लेंगे। ये जो आर आएगा ऑब्वियसली कैलकुलेटर आपको यूज करना है, ये जो आर आएगा आंसर क्या होगा, आंसर क्या आर होगा, ये आर नहीं, ये सेंटर से दूरी हो जाएगी अर्थ के, ये सेंटर से दूरी है। अब आपको अर्थ की रेडियस पता है 6400 किलोमीटर है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा आर माइनस 6400 किलोमीटर में अगर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू है एल्टीट्यूड की, ये आएगा एच यहां से। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर आ जाता है, आंसर जो वो है 1.39 10 पावर 7 मीटर। तो कैलकुलेटर का अगेन इस्तेमाल करेंगे और आंसर निकाल देंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू स्टार्स विद द मासेस m1 and m2 आर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। अगेन बाइनरी स्टार सिस्टम है। द स्टार हैज द मास m1 हैज अ ऑर्बिट, अच्छा देखो m1 और m2 उसने दो दे रखे हैं और बोला है कि जहां भी इनका सेंटर ऑफ मास होगा इससे m1 की दूरी r1 है, एंड द स्टार विद द मास m2 हैज अ रेडियस r2। तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम बन गया, तो करेक्ट रिलेशन। तो ये तो सेंटर ऑफ मास में आपने बहुत इजीली पढ़ा हुआ है,
कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हम लोग बोल सकते हैं कि इनवर्स रेशियो में डिस्टेंसेस डिवाइड होते हैं। तो m1r1 इक्वल्स टू m2r2, तो r1/r2 कितना हो जाएगा, m2/m1। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ओरल क्वेश्चन है, अरे हाँ या ना बोलो, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ईच ऑफ द सैटेलाइट इज, ये भी ओरल क्वेश्चन है। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में टाइम पीरियड दोनों का सेम ही रहता है। टाइम पीरियड कितना रहता है, टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास 4π² टोटल r1 प्लस r2 क्यूब अपॉन g इंटू टोटल मास ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये बाइनरी स्टार सिस्टम आपने ग्रेविटेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल ही नहीं आता किसी को कुछ भी, तो फॉर्म तो वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल ले। वो यहां से देखिए कितनी फोर्स लगेगी उसके ऊपर, यहां पर देखिए r1 r2 दूरी है, तो किसी भी एक पर फोर्स लगा सकते हैं आप लोग। ये तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया बी पार्ट। अगर नहीं पता किसी को तो जी m1 m2 अपॉन r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स लग रही होगी, ये बराबर कर दो, किसी एक का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं हम लोग। लेट्स से m1 का निकाल लें, m1 ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 4π² अपॉन टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हो गया 2π/t का होल स्क्वायर इंटू r, उसकी जो रेडियस है वो r1 है, तो m ओमेगा स्क्वायर r। अब r1 ले ली मैंने यहां पे। ठीक है, तो यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब एक और चीज यहां पे समझिए, आप r1 को भी ऐसे पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास मासेस हैं m1 m2 और सेंटर ऑफ मास से अगर m1 की दूरी निकालनी है r1, तो आपने सेंटर ऑफ मास में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो टोटल दूरी है r1 प्लस r2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 कर लेते हैं, और इनवर्स रेशियो में जा रहा है इंटू m2। तो r1 को चाहो तो आप ये भी पुट कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन बी में मैच हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां पे आप अगर m2 मास के लिए कर रहे होते, इसी फोर्स पे, दोनों पे फोर्स बराबर लगेगी। अगर m2 मास के लिए करेंगे तो भी टाइम पीरियड सेम ही आने वाला है, दूरी r2। इसको आप यहां से टाइम पीरियड निकालेंगे तो टी स्क्वायर आपके पास, ये ऑप्शन भी मैच कर जाता है। तो उन्होंने बी और सी दोनों ही आंसर दिए थे, एस्ट्रोनॉमी ने, आईएपीटी ने बोला है कि दोनों ही आंसर है हमारे पास, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। जिसने बी लगाया वो भी ठीक है, जिसने सी लगाया वो भी ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर अ स्पेसक्राफ्ट इन अ elliptical orbit around the earth at the low point, मतलब पेरिजी पर, it is 400 किलोमीटर above the earth surface, at the high point मतलब एपोजी पर ये 4000 किलोमीटर above the, ये अर्थ सरफेस से डिस्टेंसेस दे रखी हैं, तो अपने को सेंटर ऑफ अर्थ से निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ अपने को पता ही है। द पीरियड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट इज, टाइम पीरियड निकालना है बस सिंपली। अब देखो, इलिप्टिकल ऑर्बिट है हमारे पास, अब सेंटर से कितनी दूरी हो जाएगी, वही दूरी फोकस से मानी जाएगी। तो जो 400 है, जो पेरिजी है हमारे पास, 400 किलोमीटर है हमारे पास, कहां से, सरफेस से, इसमें ऐड कर दिया तो ये 6800 किलोमीटर हो जाएगा। और एपोजी की जो डिस्टेंस है, एपिलियन पॉइंट, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 4000 प्लस 6400, दैट इज 10400 किलोमीटर। द पीरियड, अच्छा पीरियड निकालना है तो आपको केपलर्स लॉ याद है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं 4π² r³ अपॉन gm, मास ऑफ अर्थ। अर्थ के अराउंड सैटेलाइट की बात कर रहे हैं ना, स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है। अब मेजर एक्सिस निकाल सकते हैं यहां से, इसको ऐड कर दीजिए बच्चों, 6800, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा, तो सेमी मेजर एक्सिस जिसको हम ए बोल रहे हैं, ये आ जाएगा 6800 प्लस 10400/2, दैट इज, ये हो गया 400, अगर इसमें ऐड कर दो तो 17200/2,
दैट इज 8600 किलोमीटर्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल के आप लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप लोग टाइम बचा के कर लीजिएगा। हमें टाइम पीरियड निकालना है, दैट इज टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 8600 इंटू 10⁻³ का क्यूब अपॉन जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अर्थ का मास, अच्छा देखो यहाँ पर इन्होंने जी एम ई की वैल्यू आप यहाँ से सीधे सीधे स्मॉल जी इंटू आर, इसकी वैल्यू आप सीधे सीधे स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अर्थ की सरफेस पर आपको जी की वैल्यू पता है, तो उन्होंने दिया भी ऑप्शन में आपको, जहाँ से हिंट पता पड़ जाएगा। तो जी की वैल्यू आप सीधे सीधे 9.8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6400 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाता है। ये सेकंड में आएगा, फिर आप आर्ट्स में निकालेंगे तो करीब 2.21 आवर्स आपके पास आंसर एस्ट्रोनॉमी ने दिया है। ठीक है, सिंपल है। अच्छा देखो ग्रेविटेशन का ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, केपलर से बार बार यूज हो रहे हैं। तो इलिप्स की नॉलेज आपको है, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ही है ये। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट एट द पेरिजी एंड इट्स स्पीड एट द एपोजी। तो ऑब्वियसली हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पता है, अगर ये दूरी r1 है, वेलोसिटी v1 है, ये दूरी अगर वेलोसिटी v2 है, दूरी r2 है, मास m है, तो m v1 r1 इक्वल्स टू m2 v2 r2। तो मास सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि v1 बाई v2 जो हो जाएगा दैट इज r2 बाई r1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो हमें दे रखा है 10,400 और ये दे रखा है 6800। तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली ही आएगा बच्चे, यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। इसकी अगेन आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1.5 आने वाला है ये। तो 1.5 यहाँ पर जो है 3/2 के बराबर आपको स्पीड लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट द पेरिजी इज, अच्छा पेरिजी पर स्पीड की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा देखो सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है। अब पीछे वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू सारी दे रखी हैं। अब हमने ये भी निकाल लिया कि पेरिजी और एपोजी पर रिलेशन क्या है। पेरिजी पर हमारे पास, पेरिजी और एपोजी पर हमारे पास 3/2 रेशियो है। मतलब पेरिजी जो होगा, या बोल दें ये रेशियो हमारे पास आ गया ना, तो हम एक बार एनर्जी कंजर्व कर देते हैं दोनों तरफ। अगर हमें रफ्तार निकालनी ही है तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी पेरिजी पर दैट इज हाफ m vp का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये पेरिजी की दूरी दे रखी है 6800, पता है हमें। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी हो जाएगी gm मास ऑफ अर्थ इंटू m अपॉन, ये हो जाएगी पेरिजी की दूरी, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और एपोजी पर अगर बात करेंगे तो v है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m va का स्क्वायर माइनस gmm अपॉन दूरी ra। अब देखिए सॉल्व करना है अपने को, और पेरिजी पर उसने वेलोसिटी पूछी है, तो एपोजी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो va की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2vp/3। 2vp/3 यहाँ पे पुट कर दीजिए सिंपली, 2vp/3। ठीक है ना। अच्छा m से m काट दीजिए पहले, तो m हमें दे भी नहीं देगा, है भी नहीं हमारे पास। vp निकालना है, rp कितना है, rp है 6800 किलोमीटर, ra कितना है 10,400 किलोमीटर। सारी वैल्यूज गिवन है। gm की वैल्यू आप अगेन स्मॉल g इंटू आर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता है, सारी वैल्यूज पता है। यहां से आप सिर्फ vp पुट करके यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये आ जाता है 8576 मीटर पर सेकंड। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। ठीक है क्या, मैं चाहो तो आप लोग के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन और बना देता हूँ। इसको लिख देता हूँ vp²/2, इसको उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो ये va²/2 था, va² की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे तो ये चला जाएगा माइनस का 4vp², 4vp² बाई 9। 3 का हमारे पास स्क्वायर हो गया और एक 2 पहले से लगा हुआ है,
तो 9 18 आ गया यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे बचा, जब वो इधर आ जाएगा दैट इज जी आर ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर पी माइनस 1 अपॉन आर ए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो सारी वैल्यूज हैं क्या आपके पास? बिल्कुल है। यहाँ ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 9/18, 9 में से 4 गए तो 5 वी पी स्क्वायर बाई 18 इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर इंटू 1। मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं वीपी के लिए। तो अब देखो यहाँ पे स्मॉल जी 9.8, ये 6400 रेडियस लेनी है अपने को। आरपी पेरिजी की दूरी है 6800 और एपोजी की दूरी है 10,400 किलोमीटर। सारी वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेटर सॉल्व कीजिए, वीपी आ जाएगा आपके पास, ए आता है। ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो कैलकुलेटर का यूज है। अब मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करूंगा कि यहाँ पे कैलकुलेटर आपको यूज करता हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका, वो आप लोग कर सकते हैं। Astronomers believe that the large percentage of the mass of the universe is dark matter. ठीक है ना, in one recent study the transverse velocity of the large Magellanic cloud LMC, ये डार्क मैटर ही है बच्चे, was measured to be, अब इसने ये दे रखी है कि ऑर्बिटल स्पीड जो है उसकी वो है 200 किलोमीटर पर सेकेंड। द LMC believed to be orbit the center of the galaxy, गैलेक्टिक सेंटर पे चल रहा है, जिसकी दूरी है 17 इंटू 10⁴ लाइट ईयर, या फिर उसी को मीटर में बोले तो 1.6 इंटू 10⁻21 मीटर। एज्यूमिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट, परसेंटेज ऑफ द डार्क मैटर इन अवर गैलेक्सी इज अबाउट। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास कितनी होगी ये समझिए। लेट से मैं एक काम करता हूं, उसने बोला है इंडिपेंडेंट एस्टिमेट ऑफ द विजिबल मैटर। दो मैटर है हमारे पास, डार्क मैटर है और विजिबल मैटर है। लेट से डार्क मैटर का मास मैं मान लेता हूं md और विजिबल मैटर का मास मान लेता हूं mv। तो टोटल ऑफ मास कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के लिए अगर सोचेंगे हम लोग, तो टोटल मास अगर देखेंगे हम लोग तो वो हो जाएगा md प्लस mv। तो g md प्लस mv अपॉन r, क्या ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होगा? नहीं होगा। रूट जी एम बाई आर पता है आपको, एस के वेलोसिटी अंडर रूट 2 जी एम बाई आर होता है। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, उस टोटल मास ले लिया हमने डार्क मैटर और विजिबल मैटर दोनों के लिए। अब यहां से उसने ऑर्बिटल स्पीड दी है, बस कैलकुलेट कर लीजिए एमडी कितना आ जाएगा यहां से। तो देखिए विजिबल मैटर का मास भी हमारे पास, तो यहां से एमडी हम लोग निकाल सकते हैं, या पूरा एमडी प्लस एमवी निकाल लीजिए। मैं तो कह रहा हूं सिंपल इसको एमडी प्लस एमवी पूरा निकाल लो, दैट इज वी स्क्वायर आर अपॉन जी आ जाएगा। अरे सही है ना, सिंपल है। v की वैल्यू मीटर पर सेकंड में रखनी पड़ेगी आपको, तो 200 किलोमीटर पर सेकंड देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। r ये आपको दे रखा है मीटर में, सिर्फ इसको यूज करेंगे 1.6 इंटू 10⁻21, ये मीटर में दे रखा है। मैं लिख देता हूँ 200 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻21 अपॉन जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। इसको आप सॉल्व करके टोटल मास निकाल सकते हैं। अब क्या करो, या तो देखो mv की वैल्यू पुट कर दो, यहां से mv की वैल्यू पुट कर दोगे तो डार्क मैटर का मास पता पड़ जाएगा, परंतु उसने परसेंटेज पूछा है। अब दो ही चीजें हमारे पास, विजिबल मैटर और डार्क मैटर। तो आप एक काम करो ना, विजिबल टोटल मास पता पड़ गया तो विजिबल कितना परसेंट है वो निकाल लो, बचा हुआ परसेंट कितना होगा, डार्क मैटर होगा। तो आप देखो mv अपॉन टोटल मास mv प्लस md इंटू 100, ये विजिबल का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना, ये विजिबल का परसेंटेज आ जाएगा। अब इसमें से आप 100 में से ये आंसर माइनस कर देंगे ना, तो आपके पास डार्क मैटर का परसेंटेज आ जाएगा, जो कि अबाउट 80% आता है बच्चों, मतलब एग्जैक्टली 80% आ जाता है। पॉइंट आगे समथिंग कुछ और भी होगा। ठीक है ना, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली नहीं कर सकते। ऑप्शन में आप देख रहे हो 82% भी है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि आपने लगभग लगभग आंसर निकाल लिया। तो ये सारे ऑप्शंस पास पास ही हैं, फंस जाओगे। कैलकुलेटर का यूज करोगे तो 80 आ जाता है एग्जैक्टली,
पॉइंट समथिंग समथिंग आप देख सकते हैं। ठीक है क्या, कोई परेशानी यहां तक? सारे क्वेश्चन ग्रेविटेशनल बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन। नाम के लिए यहां पर देखो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड फॉर द जुपिटर इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखो जुपिटर के लिए एस्केप वेलोसिटी हमें गिवन है एंड इट्स रेडियस इज अबाउट 12 टाइम्स ऑफ द अर्थ। फ्रॉम दिस वी मे एस्टिमेट द मीन डेंसिटी ऑफ द जुपिटर टू बी अबाउट रेडियस ऑफ अर्थ एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ दे रखी है फ्रॉम द सरफेस। तो देखिए वी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर बताएं तो √2gm/r। डेंसिटी के टर्म्स में बात करें तो √2g, मास को लिख सकते हैं 4/3 पाई r³/r। तो यहां पर देखिए r² आ जाएगा, एक r कट गया नीचे से तो r² आ जाएगा। तो आप देखिए वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है √r² का। देखो r बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √ρ और बाहर आ जाएगा एक r, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी आ गई तो जस्ट रेशियो ले लेंगे हम लोग, उसने अर्थ के लिए और जुपिटर के लिए कंपेयर करवाया है। तो देखिए VE/VJ कर लेते हैं हम लोग, तो यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास आ जाएगी डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ जुपिटर इंटू रेडियस ऑफ जुपिटर। अब रेडियस ऑफ जुपिटर उसने बोली है कि RJ जो है वो 12 टाइम्स ऑफ RE है। पुट कर दो यहां पर, मैं यही पुट कर दे रहा हूं, देखिए 12 RE के बराबर, तो RE से RE कट जाएगा। ये दोनों भी चीजें उसने दे रखी हैं, तो सिंपली 11.2 अपॉन 59.5 इज इक्वल टू √ टाइम्स ऑफ 1/12। 12 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, फिर स्क्वायर कराना पड़ेगा, तब आपके पास जुपिटर की डेंसिटी आएगी अर्थ के रेस्पेक्ट में, जो कि 0.2 टाइम्स है। अर्थ एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है और जुपिटर एक जोवियन प्लेनेट है जो कि गैसेस से बना हुआ है। ठीक है क्या, कोई परेशानी यहां तक? सिंपल है सारे क्वेश्चंस। कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ये देखिए कि सर ग्रेविटेशन के बेस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको यहां तक के लिए कोई परेशान नहीं होना है। तो NACA आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो बच्चे, बस फिजिक्स उसमें भी ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, बाकी फिजिक्स में तो पूरा पार्ट आ ही रहा है। एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए ग्रेविटेशन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। चलिए, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट मरकरी हैज द लार्जेस्ट सेंट्रिसिटी। पिछले वाले पेपर में ग्राफ आया था इसका, जो 2017 वाला पेपर था NACA का, उसमें ग्राफ आया था, पूछा था मरकरी का सबसे ज्यादा क्या होता है सेंट्रिसिटी इन द सोलर सिस्टम इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मरकरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन इज। अब देखिए सन से आपको एपीलियन एपोजी की दूरी दे रखी है 69 मिलियन किलोमीटर, इट्स मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट। तो देखो अब अगेन इलिप्स की नॉलेज है, बेसिक है, कोई भी खास बात इसमें नहीं है। लेट्स सी ये सन है, आपको ये दे रखा है 69 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है ना। ओके 69 मिलियन किलोमीटर्स अगर आपको ये दे रखा है, लेट्स से इसको RA ले लेते हैं, एपोजी की दूरी, और पेरिजी की दूरी हम ले लेते हैं RP। RP पूछ रहा है आपसे, या इसको हमें और क्या देखा है, एसेंट्रिसिटी दे रखी है ना, तो हम एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल हो गया ये, एसेंट्रिसिटी दे दी इसने, तो आपको इलिप्स आता है ढंग से। तो सेमी मेजर एक्सिस अगर मैं A ले रहा हूं तो फोकस की दूरी हमारे पास A ही रहती है। तो आप देखो AE प्लस A, मतलब A अगर इस पूरे डिस्टेंस को हम ऐड कर दें तो A इंटू 1 + C, इसकी वैल्यू दे रखी है 69 मिलियन किलोमीटर, और उसने पूछी है दूरी पेरिजी की, जो दूरी होगी ये D दूरी पूछ रहा है वो। अब पूरा हमारे पास A है तो D दूरी हो जाएगी A माइनस AE, दैट मीन्स 1 माइनस E। इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये D निकालना है अपने को, बस डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर दो कि A से A कट जाएगा 1 + E, E की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 1 + 0.2 करेंगे 1.2, 1 माइनस 0.2 करेंगे दैट मीन्स 0.8 इज इक्वल टू 69/D। तो D यहां से कैलकुलेट कर लेंगे अपन लोग, 4 2 3 3 से चला जाएगा 23 और D आ जाएगा 23 ट्वाइस दैट इज 46 मिलियन
किलोमीटर्स में। सिंपल है, बेसिक एलिप्स का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है क्या? मतलब मैं यहाँ पे आपको एस्ट्रो क्वेश्चंस इसलिए, मतलब मेरा मेन मोटिव ये है, जिन बच्चों ने एस्ट्रो नहीं पढ़ी है मेरे से या कहीं से भी, वो बच्चे कॉन्फिडेंस रखें, ये ना सोचेंगे ये पेपर तो होने ही नहीं वाला हमसे। बहुत इजी है एस्ट्रो को NSCA पास करना, बहुत इजी है, स्टेज 1 क्वालिफाई करना तो बहुत ही इजी है, ठीक है ना? बाकी सारे ओलंपियाड से इजी है रिलेटिवली, ऐसा मान लो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, एस्ट्रो से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द प्लेस इन द ऑस्ट्रेलिया द पोल स्टार। अब यहां पे थोड़ी सी ये एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, पोल स्टार के बारे में आपको पता होना चाहिए। पोल स्टार दैट इज पोलरिस। अब पोलरिस के बारे में, ये नॉर्थ स्टार है, और जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया कहां पे होता है? ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो सदर्न हेमिस्फीयर से हम नॉर्थ पोल स्टार देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते, तो कैन नेवर बी सी। तो ऑस्ट्रेलिया से कैसे भी नहीं दिखेगा पोलरिस स्टार। ये बात क्लियर है क्या? एक्सिस के ऊपर है। सो दैट्स अबाउट 2016 एस्ट्रोनॉमी NSCA पेपर। तो एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन इस तरह के आए थे, फिजिक्स और मैथ्स आप लोग कर सकते हैं इजीली। एस्ट्रोनॉमी मैंने आपको दिखा दी किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, ठीक है बच्चे, अच्छे से करके आना है। नेक्स्ट स्टेज के लिए भी अपन लोग तैयारी करेंगे। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा होगा, ये सीरीज आप लोगों के लिए चलाइए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप लोग PYQs देख के, जिन बच्चों ने फिजिक्स और मैथ्स पूरी साल पढ़ते रहे, और जिनकी फिजिक्स मैथ अच्छी है, और एस्ट्रो का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और एस्ट्रो में आपको लग रहा है कि क्या पूछा जाएगा, तो इस पूरी सीरीज से आपको एक कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा कि एस्ट्रोनॉमी में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? तो आज के पेपर में इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा।